हेलो बच्चों, आज हम साइंस में जो पर्यावरण का नया चैप्टर है, चैप्टर 12वां प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये थ्योरिकल चैप्टर है, वैसे आपको पूरा बुक में से पढ़ना है, लेकिन इसके जो मेन पॉइंट हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। तो प्राकृतिक संसाधन ये 12वां चैप्टर है। इसके बारे में कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ाऊँगी आप ये नोट्स देखेंगे, जब भी इसको वीडियो को देखेंगे आप, तो अपनी बुक को अपने साथ में रखना, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि इतना बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इसके जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको समझाते जा रही हूँ, बाकी आप बुक में से देख लेना। सबसे पहले तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा जिनका उपयोग हम सीधा अर्थात उनमें से कोई भी बदलाव किए बिना करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये सभी संसाधन हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन में आपको पता है क्या? वन है, वन में पशु है, पक्षी है, मृदा है, जल है, ये सब किसके अंदर आते हैं? प्राकृतिक संसाधन से। इस चैप्टर का मेन उद्देश्य पढ़ना हमारा ये है कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो हमारे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, इनका क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। तो हमको इन प्राकृतिक संसाधनों को किस तरह से बचाना है, उनका संरक्षण किस प्रकार से करना है, ताकि निकट भविष्य में ये हमें इसी तरह से मिलते हैं और हमारी जो पीढ़ियाँ आने वाली हैं वो इनका लाभ उठा सकें। तो इस चैप्टर में पूरा यही बताया गया। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपको बोर्ड में मिलेंगे। तो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से मिल रहे हैं हमको, और जिनमें हम बिना किसी बदलाव किए हुए, जिनका हम सीधे ही क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब प्राकृतिक संसाधनों को के प्रकार, तो प्राकृतिक संसाधनों को 3 भागों में बांटा है प्रकार के आधार पर। तो पहला है विकास तथा प्रयोग के आधार पर। तो विकास और प्रयोग के आधार पर कि किस तरह से उनका विकास हो रहा है और किस तरह से हम प्रयोग में ला रहे हैं, इसके आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को विकास तथा प्रयोग के आधार पर, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, और भंडारण और वितरण के आधार पर, इन 3 भागों में बांटा है। अब विकास तथा प्रयोग के आधार पर 2 भाग हैं, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। तो वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिनकी संरचना या मात्रा के बारे में हमको पता है, जिनकी संरचना क्या है और उनकी मात्रा क्या है उसके बारे में हमको पता है, और जिनका उपयोग हम इस समय कर रहे हैं। तो ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा के बारे में हमको पता है और जिनका इस्तेमाल हम इस समय कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे जर्मनी में कोयले की मात्रा, पश्चिम एशिया में खनिज तेल की मात्रा, महाराष्ट्र में काली मिट्टी की मात्रा, ये सब किस में आते हैं? वास्तविक संसाधन में आते हैं। दूसरा है संभाव्य संसाधन। अब संभाव्य संसाधन क्या है? कि जिनकी निश्चित मात्रा व संख्या का हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं तथा जिनका प्रयोग हम इस समय नहीं कर रहे हैं, परंतु आने वाले टाइम में उसका हम क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। ऐसे संसाधन जिनकी निश्चित मात्रा के बारे में हमका कुछ पता नहीं है और जिनका प्रयोग हम इस समय नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम इसका उपयोग कर पाएंगे, ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं? संभाव्य संसाधन। जैसे बहुत पहले, कई साल पहले पवन चक्की के बारे में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ और आज हम इस पवन चक्की का आधुनिक रूप से जो पवन चक्की है उसका प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह से लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम भी एक संभाव्य संसाधन है, हो सकता है आने वाले समय में हम इसका उपयोग करें। तो वास्तविक संसाधन जिनकी मात्रा के बारे में हमको पता है, जिनका उपयोग हम कर रहे हैं, वो क्या कहला रहे हैं? वास्तविक। संभाव्य जिनकी मात्रा के बारे में हमको पता नहीं है, जिनका प्रयोग हम अब नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में हम उनका उपयोग करें, उनको हम क्या कहते हैं? संभाव्य संसाधन। अब उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। नाम से ही पता है जैव संसाधन कौन से होते हैं? जिनमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि आते हैं, जीव जंतु जो भी आते हैं वो किस में आते हैं? जैव संसाधन में। अजैव संसाधन जो जीवित नहीं है, जैसे जो भी धातुएं, अजैव संसाधन में जैसे वायु है, मृदा है, प्रकाश है, ये सब किसके अंदर आते हैं? अजैव संसाधन में। अब है भंडारण या वितरण के आधार पर, इसको 2 भागों में बांटा है, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक ऐसे संसाधन जो सब जगह पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, जो वस्तुएं सभी जगह पर पाई जाती हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु,
वायु सब जगह पाई जाती है, आसानी से क्या हो जाती है, हमको उपलब्ध हो जाती है। तो वायु किस में आती है, सर्वव्यापक संसाधन में। दूसरा स्थानिक संसाधन, वे संसाधन जो केवल गिने चुने जगह पर ही पाई जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्थानिक संसाधन कहते हैं। जैसे आपको तांबा है, लोहा है, अयस्क है, ये हर जगह नहीं मिलते, कुछ गिने चुने स्थानों पर ही ये चीज़ें मिलती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, स्थानिक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संसाधन को 3 भागों में बांट दिया गया है, विकास तथा प्रयोग के आधार पर, वास्तविक और संभाव्य। वास्तविक जिनके बारे में हमको पता है, जिनका हम उपयोग कर रहे हैं। संभाव्य ऐसे संसाधन जिनके बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में हम उनका उपयोग करें और हमें पता चले। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर जैव, जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं। अजैव संसाधन जिसमें प्रकाश है, वायु है, मृदा है। भंडारण या वितरण के आधार पर सर्वव्यापक, जो सभी जगह आसानी से पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सर्वव्यापक, जैसे वायु। स्थानिक वे संसाधन जो गिने चुने स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, अयस्क है। बाकी तो ये इस तरह से, लेकिन जो संसाधन है वो मेन रूप से 2 प्रकार के हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, ऐसे संसाधन जिनका हम उपयोग कर रहे हैं और लगातार उपयोग भी करते रहे तो वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। जैसे प्रकाश है, जल है, ये सब है कौन से कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन। यानी ऐसे संसाधन जिनका हम लगातार उपयोग कर रहे हैं और कभी निकट भविष्य में वो खत्म नहीं होंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश है, कभी खत्म नहीं होगा, जो वायु है वो नहीं खत्म होगी, जल है वो भी हमको मिलता रहेगा। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका लगातार उपयोग करने पर एक समय आने पर वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोल है, कोयला है, वो सब किसके अंदर आते हैं, अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं। तो ये थोड़े से टॉपिक थे मेन। अब है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना क्यों जरूरी है। क्योंकि पहले, बहुत समय पहले से ही लोग प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, इनकी मांग क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और लगातार यदि हम इसी तरह से इनका उपयोग करते रहेंगे तो एक समय आने पर ये संसाधन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना क्या है, आवश्यक है। तो जो मेन पॉइंट है, बाकी आप बुक में से पढ़ लेना, पूरा जो डिटेल से लिखा हुआ है। इसके बाद में न्याय संगत उपयोग एवं संरक्षण, कि न्याय संगत के हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना चाहिए ताकि उनका कभी भी क्षय नहीं हो, यानी वो संसाधन हमको हमेशा मिलते रहें। न्याय संगत का उपयोग का मतलब होता है जितनी आवश्यकता है उतना ही हमको उनको काम में लेना है, उनका अंधाधुंध उपयोग नहीं करना है। इसको कहते हैं हम न्याय संगत उपयोग। अब संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था कि संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो आप लिखेंगे कि संसाधन क्या है, सीमित हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित हैं, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है संसाधनों की मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे संख्या बढ़ रही है तो रहने के लिए जगह चाहिए, जगह रहने के लिए लोग जंगलों को क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। इससे वन क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, जिससे हमको वनों से जो भी लाभ है वो हमको प्राप्त नहीं होंगे। तो संसाधनों का संरक्षण की आवश्यकता इसलिए कि संसाधन सीमित है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों की मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये संसाधन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और हमारी आने वाली पीढ़ियां इनका लाभ नहीं उठा पाएंगी। इसीलिए हमें संसाधनों के संरक्षण की क्या है, आवश्यकता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके वन संरक्षण और प्रबंधन। वन सबसे इम्पॉर्टेंट है, वन बहुत ही बहुमूल्य संपदा है हमारी, उसको हमको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। वनों से बहुत सारे लाभ हैं, कॉमन सेंस की चीज़ें आप पर बहुत छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वन जो होते हैं वो सबसे मेन तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन है वो कौन बनाते हैं, वन बनाते हैं। इसके अलावा मृदा के अपरदन को रोकते हैं। इसके अलावा पशु पक्षियों की शरण स्थली है। वनों से हमें कई औषधियाँ, फल फूल आदि प्राप्त होते हैं। लेकिन वनों का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो वन है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए वनों को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। कभी कभी एक ही तरह के पेड़ उगाते जा रहे हैं, जिससे जैव विविधता क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो हमको वनों को बचाना बहुत ज़रूरी है। यदि वन नहीं होंगे तो वन्य पशु पक्षी
जो है उनकी जातियाँ भी क्या होंगी, खत्म होंगी। आजकल आप रोज़ पढ़ते होंगे, पेड़ों में पेपर में आए दिन आता है कि बघेरे को जो जंगली जानवर हैं वो कहाँ रहे, गांवों की तरफ आ रहे हैं, रोड पर निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि वन नष्ट हो रहे हैं, तो उनकी शरण स्थली क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ऐसे जानवर या तो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं या गांव में लोग उनको क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, जिससे उनकी जो जातियाँ हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। इसीलिए हमको वनों का प्रबंधन करना क्या है, जरूरी है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है कि वनों को नष्ट करने के लिए बहुत सारे उपाय जो करे थे, झूम खेती उसमें से एक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है कि झूम खेती क्या है। कि इस प्रकार की खेती में किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति को जलाकर राख कर देते हैं। आदिवासी इसको अपनाते हैं, जैसे मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा, असम में ये अपनाई जाती है। तो वो क्या करते हैं, जंगल को साफ करते हैं, भूमि को क्या करते हैं, जलाकर छोड़ देते हैं, राख को। इससे क्या होता है कि वहाँ की भूमि की उर्वरकता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और 2-3 वर्ष तक उससे वो अच्छी फसल प्राप्त करते हैं। जब उर्वरकता खत्म हो जाती है तो आगे जंगल साफ करके जलाकर छोड़ देते हैं। तो इस पद्धति पर क्या लगानी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जंगल क्या होते हैं या वन क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। और वन खत्म होने से बहुत सारे जो प्राकृतिक आपदा है उनका हमको सामना करना पड़ता है। वन नहीं होंगे, पेड़ जो होते हैं, तो बारिश जो होती है उससे मृदा जो उपजाऊ होती है वो बह करके चली जाती है। इसके अलावा पशु पक्षियों की जातियाँ क्या हो रही है, खत्म हो रही हैं। जैव विविधता क्या हो रही है, खत्म हो रही है। जिस पेड़ की ज़्यादा कीमती लकड़ी है वही पेड़ उगाते हैं। तो जैव विविधता खत्म होने से जितने भी पेड़ हैं, जो औषधियाँ हमको प्राप्त होती हैं या खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उस तरह के पेड़ हैं वो भी क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमको वनों का प्रबंधन, संरक्षण और प्रबंधन करना चाहिए। तो वनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज जो मैंने आपको ये पढ़ाया है, ये टॉपिक है, इनको सबको बुक में से पढ़ेंगे आप, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी कॉपी में करनी है। क्वेश्चन नंबर पहला आपको करना है, प्राकृतिक संसाधनों को कितने प्रकारों में बांटा है। तो ये तीनों प्रकारों का जो वर्णन है, वास्तविक, संभाव्य, जैव, अजैव, सर्वव्यापक, स्थानिक, इस क्वेश्चन को आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, उदाहरण देकर समझाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो अभी मैंने आपको बताया क्योंकि ये संसाधन सीमित हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, खत्म हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ इनका लाभ नहीं उठा पाएंगी। और फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है, झूम खेती क्या है, समझाइए। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए ये सारे बोर्ड में एक एक बार पूछे जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको करना है। आगे से मैं आपको जब भी मैं ये आप वीडियो देखेंगे इस लेसन का, अपनी बुक को अपने पास में रखना, क्योंकि इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं है। तो जो मेन पॉइंट है मैं बताऊंगी, बाकी आप अपनी बुक में से देखेंगे। तो इस लेसन का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।